नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम राणा सांगा के मुगलों के साथ संबंध पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट 1 है वो कल कंप्लीट कर लिया है और आज हम पार्ट 2 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कल हमने जो सारी स्टोरी पढ़ी थी रायमल जी से लेकर फिर पृथ्वीराज, जयमल, फिर जो भविष्यवाणियाँ थी वो, उसके बाद में जो राणा सांगा है वो अजमेर की तरफ भाग जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ जाकर अज्ञातवास निकालते हैं अपना करमचंद के यहाँ। करमचंद अपनी पुत्री का विवाह करता है, फिर किस प्रकार पृथ्वीराज की जो मृत्यु होती है वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। और उसके बाद में हमने बताया था कि 1509 ईस्वी में जो रायमल है वो पृथ्वीराज और जयमल की मृत्यु के बाद में राणा सांगा को वापस यहाँ पर बुलाते हैं और मेवाड़ की राजगद्दी को संभलाते हैं कि भाई अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है। वो राणा सांगा की जो रायमल जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में यहाँ कौन है, राणा सांगा। और राणा सांगा जब शासक बने उस समय यहाँ की क्या स्थिति है यह बताकर मैंने पाठ कर दिया था कल कंप्लीट। अब जिस विद्यार्थी ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका पार्ट 2 देखने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे किसी ने यूट्यूब खोला और खोलते ही नए विद्यार्थी हर रोज जुड़ रहे हैं तो वो आते ही सीधा ही क्या देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 देख के क्या रहे यार, कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ा रहे हैं। तो समझ में आएगा कहाँ से जब आपको पार्ट 1 ही नहीं मालूम है, तब पार्ट 2 कहाँ से समझ में आएगा। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप सबसे पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद में ये पार्ट 2 देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले की जो स्टोरी है अब मैं बताऊंगा, उससे पहले की सारी स्टोरी है वो पार्ट 1 में अच्छी तरीके से बताई गई है। यहाँ तक लाकर मैंने छोड़ा था। अब ये जो सारा मैटर है वो नए पेज पर बना देता हूँ और आज की स्टोरी हम करते हैं शुरू। तो आइए नए पेज पर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ पहले अपने मैप, राजस्थान का रफ मैप बना दूँ। तो ये अपने बन जाएगा राजस्थान का रफ मैप। अब देखिए ये मेवाड़ है, इधर मेवाड़ साइड अपने कौन है, राणा सांगा। ये 1509 ईस्वी में यहाँ के क्या बन गए थे, शासक बन गए थे। और 1500 आगे इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो है 1527 ईस्वी, ठीक है। अब जब यह राणा सांगा यहाँ पर शासक बने उस समय जो एमपी है, अपने एमपी में मालवा नाम की जगह है, मालवा एमपी में पड़ता है। तो एमपी में यहाँ का शासक कौन है, यहाँ का शासक है नासिरुद्दीन खिलजी। अब ये नासिरुद्दीन खिलजी है ना, ये ज़्यादा नहीं चाहिएगा इनके राजा बनने के बाद में, किसके, राणा सांगा के। ये थोड़े दिनों में ही नासिरुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर एक इसके बाद में शासक बनता है महमूद खिलजी सेकंड। और ये सेकंड हो गया। और इधर अपने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है गुजरात। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको जस्ट सुनना है। कल जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी सारी की सारी, उसके कल हमने नोट्स नहीं पढ़े ना, तो उसके नोट्स हैं वो आज वाले में। ये देखो ये यहाँ पर राणा सांगा पार्ट 1 विथ 2 नाम से ये पूरी पूरी, एक मिनट इसको रब कर दूं। ये पूरी की पूरी यहाँ पर क्या है, ये पीडीएफ बनाई हुई है अच्छे तरीके से सारा का सारा। अभी ये कहानी सुन लें उसके बाद में ये पीडीएफ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आपको लिखना कुछ नहीं है, आप तसल्ली से सुनिए और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। आप एक बार वीडियो को देखिए, दूसरी बार और 1.5 गुना 1.25 गुना स्पीड करके दूसरी बार देखिए। आप जब बार बार देखोगे तब आपके ये डाटा है वो दिमाग में स्थायी हो जाएंगे। 2 बार देखने पर ही आपको बहुत कुछ गेम है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो ये गुजरात है, गुजरात में जब ये शासक बने राणा सांगा उस समय यहाँ का शासक कौन है गुजरात का, महमूद शाह बेगड़ा, ठीक है। और महमूद शाह बेगड़ा के बाद में यहाँ का शासक बनेगा मुजफ्फर शाह के बाद में यहाँ का शासक बनेगा बहादुर शाह। अब कई लोग सोच रहे हैं इतने नाम कैसे याद रहेंगे, तो नाम स्टोरी के रूप में याद रखो। जैसे अपने मूवी होती है, मूवी कैसे 3 घंटे की याद रहती है, क्योंकि उसमें क्या है सारा ढांचा सेट होता है कि अच्छा ये इसकी बीवी और ये इसके बच्चे, ये इसके पिता, ये इसका बेटा, ऐसे। तो वैसे ही इसको कहानी के रूप में पढ़ो, इसको लोड मत लो, इसको आनंद के साथ जियो कि भाई ये क्या चीज़ है, कि भाई कैसे इसको सीखना है, इंटरेस्ट लो इसमें, ठीक है। अब दिल्ली का उस समय शासक कौन है, जब राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान है तब यहाँ के शासक हैं सिकंदर लोदी, ठीक है। और उसके बाद में सिकंदर लोदी के बाद में बनेगा इब्राहिम लोदी। तो ये कंडीशन है जब राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि जब
राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे उस समय मेवाड़ की स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, क्योंकि देखो तीनों ओर से, एक दो और ये तीनों ओर से मुस्लिम रियासतों से घिरी हुई रियासत है मेवाड़ रियासत। तो एक तरीके से ये इनके लिए कांटों का ताज है। लेकिन चूंकि राणा सांगा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे और बहुत ही चतुर, वीर, साहसी, ठीक है, निडर व्यक्ति थे, और ये अपने मतलब ये मान लो कि एकदम शौर्य का परिचय देंगे। आप देखना, राणा सांगा का व्यक्तित्व इतिहास में अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। अब राणा सांगा जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे वो क्या करेंगे, वो शुरुआत में अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे कि हम जितना हो सके हम क्या करो, मजबूत हो जाओ। तो ये मजबूत कैसे होंगे, देखो ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही जो अजमेर के करमचंद है, करमचंद इनके ससुर भी हैं, क्योंकि जब इन्होंने अज्ञातवास गुजारा तो इन्होंने इनको शरण दी थी और अपनी बेटी का विवाह इनके साथ किया था। तो ये उस एहसान को नहीं भूलेंगे कि भाई जब मेरे जान के लाले पड़ रहे थे उस समय इन्होंने अपनी बेटी मुझे दी। तो अब ये क्या करते हैं, जो इधर का और एरिया जीता हुआ रहता है वो सारा का सारा, जहाँ देखो इधर ये एरिया इतना फैला हुआ था कि इधर से वापस दिल्ली की सीमा लगती थी, इतना एरिया यहाँ से सारा कट कर दो, देखो लाल पेन से कर देते हैं, ये सारा कट करो, यहाँ तक लगती थी अपने जो अजमेर का जो ये मेवाड़ की सीमा लगती थी। क्योंकि अब जो अजमेर है ये समंदी हो गए, तो अब ये सारा का सारा किसके अंडर में आ रहा है, मेवाड़ के अंडर में आ रहा है। तो दिल्ली से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये क्या करेंगे, दो काम करेंगे, एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। पहली बात, शासक बनते ही अपने ससुर करमचंद को रावत की उपाधि दे दी, और इधर 15-15 लाख वार्षिक आय की जागीरें थी। 15 लाख वार्षिक आय उस समय की कोई कम नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा धन होता था। वो सारा का सारे वो परगने वगैरह इधर, मतलब ये सारा एरिया किसको सौंप दिया, करमचंद को। ससुर जी भी खुश, रावत की उपाधि भी दे दी, अपना एहसान भी चुकता कर लिया। और एक चीज और कि भाई इधर से कोई दिल्ली से आक्रमण होगा तो उससे सबसे पहले किससे भिड़ना होगा, करमचंद से। तो दिल्ली की ओर से अपने आप को भी क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया। तो देखो कितने चालाक थे ये। तो यहाँ दिल्ली तक की सीमा लगने वाला इतना बड़ा एरिया सौंप दिया करमचंद को, और दिल्ली की ओर से अपने आप को कर लिया सुरक्षित। दूसरा क्या काम किया इन्होंने, दूसरा काम इन्होंने एक किया कि इधर एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था ईडर। ईडर है वो अपने गुजरात में, इधर राजस्थान के जस्ट पास में ये बॉर्डर पर ईडर। और ईडर का एक शासक था, उसका नाम था राव भाण। उसका नाम क्या था, राव भाण। अब राव भाण के दो बेटे थे, एक का नाम था सूर्यमल और एक तरफ नाम था भीम, ठीक है। अब सूर्यमल के भी एक बेटा था रायमल, और इधर भीम के भी एक बेटा था भारमल। अब देखो जैसे पता है राजपुताने में जो बड़ा बेटा होता है वही हमेशा क्या बनता है, राजा बनता है। तब हुआ क्या, जैसे ही राव भाण की मृत्यु होती है सूर्यमल यहाँ का शासक बन जाता है। अब सूर्यमल भी ज्यादा दिन नहीं जीता है और इसकी हो जाती है मृत्यु। तो इसकी मृत्यु होते ही अब भाई गद्दी का अधिकार किसको है, रायमल को है। भाई गद्दी किसकी है, रायमल की है। लेकिन जो ये भीम होता है, अब भीम अपने भतीजे को कहता है चल हट यहाँ से, और इसको भगा देता है और भीम बन जाता है यहाँ का शासक। लेकिन बताते हैं कि भीम भी ज्यादा समय जीवित नहीं रहा और फिर इसका बेटा बन गया भारमल, यहाँ ईडर का शासक। तो अब भाई हक तो था रायमल का और बन गया भारमल। तो रायमल इस चीज से नाराज होकर कहाँ आ जाता है, मेवाड़ आ जाता है, और मेवाड़ में आकर राणा सांगा के पास यहाँ लेता है शरण। तो ये जब इसके पास शरण लेने को आता है तब राणा सांगा को आ जाती है अपनी स्टोरी याद कि देख मैं भी एक समय अजमेर भागा था, वहां अपनी जान बचाने के लिए, मेरे पास भी मेरा राज्य नहीं था, ऐसा करके। और ये राजनीतिक जो तरीके से भी सोचता है कि यदि मैं इधर साइड भी अपना एक कुछ नियुक्त कर दूं तो इधर से भी गुजरात साइड से भी मैं क्या हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। तो ये क्या करता है, रायमल को शरण भी देता है, रायमल से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और ईडर को अपने अंडर में लेकर, और ईडर का शासक किसे नियुक्त कर देता है, रायमल को। अब तो ईडर से इसके क्या हो गए, वैवाहिक संबंध हो गए। तो अब इधर से भी खतरा नहीं, गुजरात से हमला होगा तो इधर से क्या करना पड़ेगा, पहले ईडर से भिड़ना पड़ेगा। तो देखो दिल्ली साइड से और गुजरात साइड से भी क्या हो गया, सुरक्षित। अब जो देखो ये दोनों मुस्लिम रियासतें थी, दोनों ओर लगा दिए लोग। अब पास पास में कई छोटी छोटी राजपूत रियासतें भी है। अब इनका ये क्या करेगा। अब हालांकि देखो जैसे पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई, पीछे हमीर ने भी दिग्विजय की नीति अपनाई। अब होता क्या है, जैसे आप मान लो आपके कोई पड़ोसी है,
आप एक तो उसके साथ संबंध बनाकर, जैसे कोई वैवाहिक संबंध हुए, चाहे व्यवहार से हुए, कैसे भी हो, लेकिन आप यदि एक तो व्यवहार से संबंध बनाते हो, वो संबंध क्या होते हैं, मधुर, और एक आप डरा धमका कर उनको अपनी साइड रखते हो, तो वो अलग बात होती है ना। जैसे हमीर, पृथ्वीराज वगैरह थे, उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाकर सबको पराजित तो कर दिया, लेकिन उनके मन में खटास तो आ गई। लेकिन राणा सांगा बहुत ही दूरदर्शी सोच के क्या थे, व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, कईयों को तो अपनी जो बेटियां वगैरह थी, क्योंकि इनके बेटियां पुत्रियां खूब हुआ करती थी भाई, दासियों के पुत्र येर वोर खूब होते थे इनके, ठीक है। तो कोई सिस्टर वगैरह जो भी हो इनके, तो उनकी क्या कर दी, इन रियासतों में शादियां कर दी, और कुछ रियासतों में क्या कर दी, खुद की शादी कर ली, मतलब खुद वहां से रानी लेकर आ गई, मतलब राजकुमारी से शादी कर ली वहां की राजकुमारियों से, और कुछ को अपनी जो बहन बेटियां थी उनकी शादी कर दी वहां पर। ऐसे करके राजपूताने में बन गई ये समंदी। तो अंदर से भी अब ये सारे के सारे ये चाहता था कि मैं इनको अपने अधीन ना करूं, हराऊं नहीं, लेकिन फिर भी ये मुझे अपना नेता माने और ये हमारी बात, कही हुई बात को टाले ना। इसलिए सभी से क्या बना लिए, वैवाहिक संबंध बनाकर, और कुछ लोगों से व्यवहारिक संबंध बनाकर आंतरिक जो इधर राजपूताना था, राजपूताने में अपनी छवि को मजबूत कर लिया, सभी शासकों को अपने साथ ले लिया। अब होता क्या है, अब बचा तो शेष ये इधर मालवा वाला क्षेत्र, ये भाई इधर से ये सारा कवर हो गया, इधर गुजरात साइड हो गया, इधर दिल्ली साइड हो गया। अब बचा गुजरात साइड, तो ये मालवा साइड, सॉरी मालवा एमपी साइड। यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पर भी एक घटना होती है, उसको आप ध्यान से सुनिए। होता क्या है, महमूद खिलजी के एक सरदार था, ठीक है। उस सरदार का नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था, मेदिनी राय। तो बताते हैं कि जो ये मेदिनी राय था ना, यह एक हिंदू था, ठीक है। अब यह महमूद खिलजी सेकंड के और इसके बीच में घनिष्ठ संबंध थे, इनको एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मेदिनी राय इसका वफादार भी था, इसका सलाहकार भी था, बहुत वीर साहसी जांबाज आदमी था, मतलब हर कंडीशन से निपटने में सक्षम। तो अब आसपास की ये जो मुस्लिम रियासतें, ये इस चीज से जलन महसूस करती थी कि अरे महमूद खिलजी और इनके बीच में ये हिंदू मुस्लिम के ये क्यों, भड़काने वाले तो खूब है। अब बताते हैं कि सभी ने, और ये आसपास के जो और अमीर लोग थे यहाँ की रियासतों के, उन्होंने सब ने कहा कि भाई मेदिनी राय को भगाना है। और बताते हैं कि इस चीज़ को लेकर पहले तो महमूद खिलजी सेकंड को सीधा बोलते हैं, तब महमूद खिलजी सेकंड मानता नहीं है, और बताते हैं कि इस चीज़ को लेकर एक बार यहाँ ये आक्रमण भी करते हैं कि भाई कैसे ही करके जो मेदिनी राय है, उस मेदिनी राय को यहाँ से भगा दें। तो इन दोनों को मिलकर बोलते हैं कि संयुक्त सेना आक्रमण करती है, लेकिन मेदिनी राय अकेला इधर 12,000 की जो सेना थी उससे, उसका डटकर मुकाबला मेदिनी राय के नेतृत्व में सेना ने किया और इनको भगा दिया। ऐसा सुनने में आता है इतिहासकार के। और कुछ इतिहासकार बताते, मतलब सामना कर लिया। अब आगे इतिहासकार क्या बताते हैं, आगे इतिहासकार बताते हैं कि जब ऐसे पार नहीं पड़ी तो जो मुस्लिम शासक थे, यहाँ के अमीर और भी जो सरदार थे, मुस्लिम रियासत है तो भाई मुस्लिम ही होंगे सरदार अंदर, तो उन मुस्लिम रिश्तेदार जो सरदारों ने महमूद खिलजी सेकंड को भरना शुरू कर दिया कि भाई मेदिनी राय ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, काम टाइम पर नहीं करता, अंदर से मतलब नमक मिर्च लगा के बात को बढ़ा चढ़ा कर और महमूद खिलजी को कर लिया इसके विरोध में लेकर आ गए। अब महमूद खिलजी है वो खुद मेदिनी राय के खून का प्यासा हो गया, इसको मारने पर आतुर हो गया, इतना भड़का दिया इसको। तब बताते हैं कि मेदिनी राय यहाँ से भाग कर आता है राणा सांगा के पास कि भाई मेरी रक्षा करो। अब राणा सांगा चूंकि दूरदर्शी सोच का व्यक्ति, इसने इसको शरण दी, और वरन शरण ही नहीं दी, राणा सांगा ने इधर एमपी है, एमपी की साइड एक है चंदेरी नाम की जगह, और इधर एक झालावाड़ में आता है गागरोन। ये जो दो यहाँ की जागीरें थी वो दोनों के दोनों किसको सौंप दी, मेदिनी राय को, कि कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों जागीरें अपने देश में, भाई ये एक तरीके से देश ही हुआ मेवाड़ उस समय, ऐसे थे नहीं भारत राजस्थान बने हुए थे, तो जिसकी जो रियासत है उस राजा का वो देश, कि यहाँ तक अपनी सीमाएं, अंदर दो जागीरें हैं, इनको संभालो, खाओ पियो ऐश करो। और मेदिनी राय को खड़ लेता है अपने साइड में। अब इसको पता है कि इधर झालावाड़ बहुत ही, जो ये गागरोन है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो अब ये दोनों के लिए इंपोर्टेंट था। इधर मालवा के जो ये महमूद खिलजी सेकंड है उसके लिए भी इंपोर्टेंट है, और राणा सांगा के लिए भी इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर बैठा दिया मेदिनी राय को कि इसी का सिर और इसी का जूता। महमूद खिलजी सेकंड आए तो सीधा भिड़ेगा यहाँ गागरोन में आता ही, और इधर ये मेदिनी राय गुस्से में तो है ही, क्योंकि इसके भाई दुश्मन तो हो ही गए।
तब आके भिड़ेगा यहाँ, तो बस इसी का सिर इसी का जूता अपना अपने शेप, तो इधर से भी अपने आप को क्या कर लेता है, शेप कर लेता है। अब बताते हैं कि इधर एमपी में मांडू मांडू नाम की कोई जगह थी, वहां पर जो ये मेदिनी राय था, इसका पुत्र और इसका परिवार रहता था, उसको महमूद खिलजी सेकंड ने मरवा दिया। ये बात हुई। अब देखो आगे क्या होता है, मरवा दिया इनको, तब अब आगे बड़ा घमासान होगा। अब ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता है, अब देखो इनको लेकर एक भविष्य में युद्ध होगा। फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे युद्ध होता है। अब क्योंकि गागरोन पर अधिकार है, गागरोन पर महमूद खिलजी सेकंड भी क्या चाहता है, अपना अधिकार, तो इस चीज को लेकर गागरोन का क्या होता है, युद्ध होता है। गागरोन का युद्ध कब होता है, गागरोन का युद्ध होता है 1519 में। किस किस के बीच में होता है, राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। आप चिंता मत करना, आपको सब कुछ एकदम अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध हुआ, घमसान, और उसमें राणा सांगा क्या रहा, विजित रहा। बताते हैं कि इस युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को ये जो राणा सांगा है वो कैद कर अपने पास लेके आता है, लेकिन इसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ये राणा सांगा की दूरदर्शी सोच। राणा सांगा इसको अपने पास में रखता है, फिर महमूद खिलजी सेकंड को वापस छोड़ भी देता है, लेकिन गिरवी अपने इस महमूद खिलजी सेकंड बेटे को, जो महमूद खिलजी सेकंड का बेटा था, उसको अपने पास गिरवी रख लेता है कि कहीं तुम वापस मालवा जाके उधर से सेना बना के लेके आ जाए, बेटा मेरे पास ही रहने दे। और महमूद खिलजी सेकंड के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करता है। अच्छा, एक वीर का जो आदर भाव होता है उसी प्रकार से, मतलब अपना कैदी बंदी जरूर रखता है, लेकिन कोई बुरा बर्ताव नहीं करता है, और इसको वापस जिंदा भी छोड़ देता है। अब कई इतिहासकार बताते हैं कि महमूद खिलजी सेकंड को नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसके पीछे राणा सांगा की दूरदर्शी सोच। क्योंकि होता क्या था, अक्सर गुजरात और मालवा की रियासतें एक होकर मेवाड़ पर आक्रमण करती थी, और राणा सांगा ने ऐसा सोचा कि मैंने इसको जिंदा छोड़कर इस पर कर दिया एहसान, तो ये अब मेरे से टक्कर कभी नहीं लेगा, वापस मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा किसी के साथ। ऐसा सोच के महमूद खिलजी सेकंड को वापस भी छोड़ देता है। एक बार की बंदी जरूर बना के ले जाता है, और वापस छोड़ता है तो भी इसके बेटे को अपने पास रख लेता है। यह बात हुई। अब देखो अब आगे क्या होता है, ये हो गया, इससे युद्ध हो गया, इससे युद्ध हो गया, तो इधर ये गुजरात वाले चूइन नहीं करेंगे कि भाई देखो राणा सांगा जी बहुत ही मजबूत शासक, इधर महमूद खिलजी सेकंड को धोया बुरी तरीके से, हम तो भाई युद्ध नहीं करेंगे ना, हमको मत छेड़ना सांगा जी, ना तो हम आपके पास आएंगे, आप अपना संभालो और हम अपना संभालते हैं। इधर से कोई युद्ध नहीं होता है, और इधर से ये युद्ध हो ही गया महमूद खिलजी सेकंड के साथ। अब देखो एक बात समझ में आई आपको, जब राणा सांगा जी यहाँ शासक बने तब महमूद साहब एगड़ा यहाँ का शासक था, और यहाँ का शासक था नासिरुद्दीन खिलजी, जो कुछ समय बाद में खत्म हो जाता है और महमूद खिलजी बन जाता है यहाँ का। और जब राणा सांगा जी जब यहाँ शासक बने तब सिकंदर लोदी था। तो इन पहले जो शासक थे इनसे राणा सांगा जी को कोई खतरा नहीं था। खतरा किससे शुरू हुआ, महमूद खिलजी सेकंड से, इससे युद्ध होता है। और अब मैं बताऊंगा तो वो युद्ध किससे होगा, इब्राहिम लोदी से होगा। ठीक है, तो मतलब इन पहले से कोई खतरा नहीं था। ये एक तरीके से आपको याद रखने में हेल्प करेगा। अब इधर से ये मालवा साइड से हो ही गया, अब होता है दिल्ली साइड से। दिल्ली साइड से क्या होता है, अब मेवाड़ है उसकी छवि बन गई बहुत शानदार कि भाई मालवा के शासक को धोया बुरी तरीके से, इधर महमूद खिलजी सेकंड को गुजरात वाले नाम ही नहीं ले रहे हैं, डर रहे हैं, और राजपूताना पूरा ये सांगा जी कर रहा है। तब इब्राहिम लोदी को लगता है कि भाई इसने एरिया इतना बढ़ा लिया, और ये नहीं कि ये इतना एरिया बढ़ाए कि अपनी दिल्ली को ही निगल ले। इब्राहिम लोदी ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक है, इसके पास भी अच्छी खासी सेना है। तब ये क्या करेगा, सांगा जी पर करेगा आक्रमण। क्यों, क्योंकि इसको ये चीज कदापि बर्दाश्त नहीं है कि भाई एक हिंदू शासक इस प्रकार से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। तो अब होगा इब्राहिम लोदी और राणा सांगा जी के बीच में युद्ध। और वो युद्ध कौन सा है, वो युद्ध है आपके खातोली का युद्ध। एक मिनट, ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, सॉरी, ये लो। अब होगा खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध कब होता है, खातोली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। किस किस के बीच में होता है, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। अब देखो ये खातोली कहां पर है। अब देखो खातोली एक्चुअल में अभी देखें, अभी के परिप्रेक्ष्य से जिस प्रकार से अपने जो राज्य जिले वगैरह सीमा निर्धारित है, उस हिसाब से खातोली आता है कोटा में।
ठीक है। लेकिन देखिए विद्यार्थियों, उस समय क्या था, कोटा नाम की कोई जगह नहीं थी। जगह क्या थी, बूंदी रियासत। ये जो कोटा बूंदी ये जो सारा क्षेत्र है ना, ये सारा उस समय बूंदी रियासत में आता था। तो बूंदी रियासत में आता था। अब बूंदी रियासत उस समय थी, उसके बाद में जैसे बूंदी अलग हुआ, कोटा अलग हुआ, आसपास का एरिया अलग अलग जिले बने, तब ये खातौली किस में आने लगे, कोटा में। इस वजह से आज के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अभी 8% खातौली कोटा में है, लेकिन उस समय खातौली कहाँ था, बूंदी रियासत के अंतर्गत। तो इसलिए कई कई बुकों में खातौली बूंदी और कई कई जगह खातौली कोटा लिखा हुआ मिलता है। तो ये कंसेप्ट भी आपके क्या रहना चाहिए विद्यार्थियों, क्लियर। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो विद्यार्थियों। अब देखो ये कोटा और उस समय लिख दो यहां पर, उस समय बूंदी रियासत। अब हुआ क्या, इनके बीच में घमासान युद्ध हुआ। इतिहासकार बताते हैं बहुत ही खतरनाक युद्ध किया और राणा सांगा ने मतलब प्रचंड शौर्य का प्रदर्शन किया था इसमें। और बताते हैं कि इसमें इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हराया इसने। इब्राहिम लोदी भाग छूटा। राणा सांगा की जो शौर्य प्रदर्शन था इसकी सेना के, उसके आगे इब्राहिम लोदी की सेना के पांव उखड़ गए। और उन्होंने इतना वीर शासक नहीं देखा था कि भाई इतना तेजी से आक्रमण करने वाला शासक। उनको उम्मीद नहीं थी कि राणा सांगा है वो अपने युद्ध में कड़ी से कड़ी टक्कर देगा। और होता यह है कि इब्राहिम लोदी हार जाता है, यहाँ से भाग जाता है अपनी सेना को लेकर, और राणा सांगा होता है विजित। राणा सांगा विजित होता है, लेकिन इसमें बताते हैं कि इसका एक हाथ व एक पांव टूट गया। ठीक है, बताते हैं हाथ तो कटकर बिल्कुल अलग ही हो गया, और पांव में बताते हैं कि तीर लग गया। पांव में तीर लगने के बाद में वो पांव है ना, मतलब काम आने की लायक नहीं रहा, मतलब ऐसे लंगड़ा हो गया। अब देखो आंख तो भाईडे ने फोड़ ही दी पहले ही, पृथ्वीराज ने। हाथ इधर युद्ध में चला गया, टांग और चली गई, तो अब देखो कैसी हो गई। अब इसीलिए तो बताते हैं ना, जैसे वो कर्नल जेम्स टॉड वगैरह लिखते हैं कि जब ये बाबर से युद्ध होगा इसका, राणा सांगा का, तो बताते हैं उस समय इसके शरीर पर 80 घाव थे। इतना वीर योद्धा था, मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी पीछे नहीं हटने वाला था। इतना महत्वाकांक्षी शासक था राणा सांगा का, तो बात ही अलग है इसकी, मतलब राजपुताने में पहचान ही अलग है। अब क्या हुआ, चारों ओर वाहवाही हो गई कि वाह शाह वाह शाह, राणा सांगा जी काई आदमी है क्या नहीं। तो राणा सांगा जी का पूरा राजपुताने में डंका बजने लगा। अब राणा सांगा जी के पहले से तो समधि थे ही, और इधर से गुजरात वाले पहले ही डर रहे थे, अब वो डरने लगे। महमूद खिलजी अपने पहले ही दांत उड़वा के जा चुका था कि भाई बुरी तरीके से मार रहा है, और इधर इब्राहिम लोदी चला गया, और राजपुताना पूरा ही सांगा जी को मानने लग गया कि राणा सांगा वाकई में राजपुताने में एक ही शेर है, वो राणा सांगा। और इस पर और मोहर कब लगेगी कि ये हो गया, अब तो पक्का यही है शेर। होता यह है कि जैसे ये खातौली का युद्ध हुआ 1517 में, इब्राहिम लोदी इस हार को मन में पचा नहीं पाया, और ये हार होने के बाद दिन रात को चैन से नींद ही नहीं आती। इसलिए ये अगली बार करेगा और आक्रमण। कौन करेगा, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ने इस बार जो युद्ध होगा वो कहलाएगा बाड़ी का युद्ध। और ये बाड़ी का युद्ध 1517 से जस्ट एक साल बाद में हुआ 1518 में। और बाड़ी रहता है, ये जगह है अपने धौलपुर में। ठीक है विद्यार्थियों, नोट्स आपको अच्छे से लिखे हुए मिलेंगे। अभी आप चिंता मत करना कि इतना कंटेंट हो गया, पार्ट 1 चला गया और पार्ट 2 आधा चल रहा है, हमने कुछ लिखा नहीं। नोट्स आपको प्रॉपर वे में लिखे हुए मिलेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखो खातौली का युद्ध किस किस के बीच में होता है, वही इधर राणा सांगा और वर्सेस इब्राहिम लोदी। अब देखो पहले युद्ध में तो लोदी आया खुद, लोदी को मारा बुरी तरीके से, तो इस बार लोदी नहीं आएगा। लोदी की ये सेना जरूर है इधर, लेकिन इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, मियाँ हुसैन वे मियाँ माखन, कैसे ही लिख लो, मियाँ माखन लिखना आपने, ये मियाँ माखन है। और इस युद्ध में भी कौन जीतता है, राणा सांगा जीतता है। बुरी तरीके से मारता है मियाँ माखन और हुसैन को, और भगा देता है। मतलब युद्ध के मामले में तो इसको महारत हासिल थी राणा सांगा को। मतलब इतिहासकार बताते हैं कि जब राणा सांगा, भविष्य में मैं आगे बताऊंगा, आपको कथा सुनाऊंगा सारी कहानी, तब आपको बताऊंगा कि राणा सांगा और बाबर के बीच में आपको पता है इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। उस समय बताते हैं कि जब राणा सांगा जब बाबर से भिड़ा ना, उससे पहले वह 18 युद्धों का विजेता था। जब बाबर से लड़ने जा रहा था ना, उस समय 18 युद्धों का विजेता था। कौन, राणा सांगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये हो जाता है युद्ध, ये लग गई 1518 में लग गई मोहर कि भाई 2 बार हरा दिया दिल्ली के सुल्तान को।
और अब राणा सांगा जी बन गए इधर राजपूताने के शेर। सब लोग राणा सांगा का नाम सुनते ही ऐसा कोई बच्चा बच्चा राणा सांगा का क्या जानता था, नाम जानता था। अब चल रहा है भाई राणा सांगा जी का स्वर्ण काल। तो राणा सांगा जी का स्वर्ण काल बताते हैं 1521 से लेकर 26 तक राणा सांगा का क्या था, स्वर्ण काल। अब देखो आगे क्या होता है, मैप बनाते हैं वापस। अब बताते हैं कि इधर से जैसे जैसे ये स्वर्ण काल का टाइम निकलता जा रहा था और उधर से एक तूफान भारत की ओर उठ रहा था, उसका नाम था बाबर। बाबर किधर से आया था, गजनी अफगानिस्तान इधर जो एरिया है इस साइड से आया था। और बाबर आपको पता है, बाबर है वो उमर शेख मिर्जा का क्या था, बेटा था। और बाबर भी बहुत कम उम्र में, मतलब 11-12 साल की उम्र में ही क्या बन गया था, शासक बन गया था। बाबर आप सच पूछो ना तो इस साइड से अपने जो लोग थे उनसे बहुत ज्यादा परेशान था। बाबर है वो अपनी जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी में बाबर लिखता है कि मैं यहाँ अपने लोगों से बहुत ज्यादा परेशान था। इधर है क्या, आप देखो ना अफगानिस्तान साइड कुछ नहीं है वहां, ना तो टाइम पे पानी है, केवल जो रेत के टीले वगैरह। बोलता है कि इधर मेरे जो मेरे दुश्मन बने हुए थे, क्योंकि कम उम्र में शासक बनते ही, आप पृथ्वीराज को देख लो, किसी को देख लो, पृथ्वीराज भी कम उम्र में शासक बना और शासक बनते ही आसपास के जो स्वयं के रिश्तेदार परेशान करना शुरू कर दिया, वही इसके साथ हुआ। तो ये बाबर है ना भारत के बारे में भी जानता था। ये बाबर तुजुक बाबरी में लिखता है कि जब से मैंने सोने की चिड़िया अर्थात भारत के बारे में सुना था, उसके बाद में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने भारत को अपना घर बनाने का नहीं सोचा या भारत को जीतने का नहीं सोचा। ये हर रोज हर वक्त भारत को जीतने का सोचता रहता था जब से इसने भारत के बारे में सुना था। इसने लिखता है तुजुक बाबरी में कि मैंने सुना है कि वहां इतना सोना है, सोने की चिड़िया है, और मैं यहां पर अर्थात अपने घर में अपने स्वयं के जो निजी परिजन वगैरह थे उनसे हर समय इसे मृत्यु का भय कि भाई वो मार देंगे, ये कम उम्र में शासक बना। और यहाँ की जो धूल भरी आंधियां और इधर इतनी खतरनाक गर्मी पड़ती है कि बात छोड़ो आप, उन सब से परेशान था। बाबर तुजुक बाबरी में लिखता है कि इसने सोचा था कि मैं यदि भारत जाऊंगा ना, वहां जीतो चाहे हारो कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं वापस वहां नहीं आऊंगा जहां पर मेरे दुश्मन और जहां धूल भरी आंधियां और इतनी धूप है, मैं वहां कभी वापस नहीं आना चाहता। देखो जितने भी भारत पर आक्रमण हुए, बाहर से आए, जो गजनी से जो आपको पता है अपने मोहम्मद गोरी वगैरह जो भी आए, और भी आते थे। इधर गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, उसको लूट कर वापस लौट जाते थे भारत से। यहाँ से सोना चांदी जो भी लूटा और यहाँ से वापस चले जाते थे। लेकिन बाबर लिखता है तुजुक बाबरी में कि मैं वापस लौटने के लिए हिंदुस्तान नहीं जा रहा, मैं उसे अपना क्या बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। ये इतना परेशान था यहाँ से। और अब देखो आगे बाबर और राणा सांगा का पढ़ने को मिलेगा। तो बाबर ये लिखता है कि जब ये तुजुक बाबरी में लिखता है कि जब मैं यहाँ नहीं आया भारत, तब भी मैंने मेवाड़ के बारे में सुन रखा था, राणा सांगा के बारे में सुन रखा था कि मेवाड़ में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक है और उसका नाम है राणा सांगा। और तुजुक बाबरी में यह कहीं कहीं राणा सांगा की प्रशंसा करता है और कहीं कहीं इसकी क्या करता है, बुराई करता है। ठीक है, तो ये बात है। ये तुजुक बाबरी में और भी बहुत कुछ लिखता है भारत के बारे में। कुल मिलाकर बाबर का ये ख्वाब था कि मैं एक दिन भारत में अपना घर बनाऊंगा। घर बनाने का मतलब है वहां जाकर मैं भारत को जीत लूंगा और वहीं पर अपना स्थायी निवास बना लूंगा। और आप देखना जैसे ये कहीं कहीं इतनी करारी हार होगी इसकी एक बार राणा सांगा से, और भी मतलब कई बार ऐसी कंडीशन हुई बाबर की कि यदि बाबर की जगह कोई दूसरा रहता तो वो वापस अपने इधर गजनी साइड और इधर अफगानिस्तान साइड जो जगह हैं वहां वापस चला जाता। लेकिन बाबर कभी नहीं गया, क्योंकि बाबर तुजुक बाबरी में लिखता है कि मुझे वापस यहाँ नहीं लौटना। अब ये बाबर यहाँ आया क्यों? आने के कारण देखिए, इधर दिल्ली आने का एक तो मेन कारण कि उसकी महत्वाकांक्षा कि भाई मैं भारत को अपना घर बनाऊंगा। दूसरी बात देखो तुजुक बाबरी में ये क्या लिखता है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक। अब इसको पता था, पहले ये बाबर इतना ही सोचता था, बाबर है ना इसको ज्यादा नहीं मानता था, हालांकि इसने सुन रखा था मजबूत राजा है ये वो, लेकिन फिर भी इसकी आंख थी दिल्ली पर कि भाई दिल्ली और जो आगरा है वहां पर हमको क्या करना है, शासन करना है, इब्राहिम लोदी को हराना है। अब बताते हैं कि इधर पंजाब साइड इब्राहिम लोदी के ही रिश्तेदार थे। तो बाबर ये लिखता है तुजुक बाबरी में कि जो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार थे ना, उन्होंने मुझे खत लिखा कि बाबर तुम आओ और दिल्ली पर आक्रमण करो और हम तुम्हारा क्या देंगे, साथ देंगे। और तुजुक बाबरी में तो ये यहां तक लिखता है बाबर कि राणा सांगा ने मुझे न्योता दिया
कि आप वहां से आइए और हमारे देश में ये जो दिल्ली में बैठा है ना इब्राहिम लोदी, इस पर हमला कीजिए, और जब आप दिल्ली पर हमला करोगे तब राणा सांगा कहता है कि मैं है वो आगरा पर आक्रमण करूंगा। ऐसा कौन लिखता है? बाबर लिखता है। किस में लिखता है? तुजू के बाबरी में लिखता है कि बाबर आप आओ, जब आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा, और इस तरीके से दो तरफा आक्रमण कर हम इब्राहिम लोदी को क्या कर देंगे? हरा देंगे। ऐसी बात तुजू के बाबरी में लिखी हुई मिलती है। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि भाई इब्राहिम लोदी को तो ऑलरेडी राणा सांगा 2 बार हरा चुका था, इसको और हराना था, ये खुद ही हरा देगा ना, बाबर को क्यों बुलाएगा? तो ऐसी बात, लेकिन ये तुजू के बाबरी में लिखता है। और बाबर इस पर आरोप भी लगाता है राणा सांगा पर कि धोखेबाज राणा, जो धूर्त राणा है, वो खुद ने तो मुझे बुला लिया और जैसे मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया ये मेरी सहायता करने नहीं पहुंचा राणा सांगा, ऐसा भी लिखता है। अब देखो आगे होता क्या है। इनके बीच में पानीपत का युद्ध होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का युद्ध। अब पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत कहाँ है? पानीपत हरियाणा का क्या है? मैदान है। अब देखो पानीपत के 3 युद्ध होंगे। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध होगा वो होगा बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के मध्य, इसमें हेमू की आंख में तीर लग जाता है, वरना यह अकबर को मार देता है यहीं पर, और इसमें हेमू की हार होती है, इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। और थर्ड युद्ध होता है पानीपत का, वो होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें बताते हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली, इसमें बताते हैं कि भाई मराठों और इनकी जबरदस्त लड़ाई हुई थी और इस युद्ध से मराठों को भयंकर नुकसान हुआ, और मराठों का इसी युद्ध से, पानीपत के तीसरे युद्ध से पतन हो गया था, और इसी कारण से अंग्रेजों का भारत पर शासन करने का रास्ता खुला हो गया। ये चीज बताते हैं। अब देखो बाबर और इब्राहिम लोदी में इतना जबरदस्त युद्ध होता है। बताते हैं कि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बहुत ही बड़ी सेना थी, उसके मुकाबले बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन फिर भी बाबर है जब वहां से आया था, कहां से? इधर अपने एरिया से, अपने देश से आया था, तो बताते हैं कि साथ में तोप और बारूद लेकर आया। और यहाँ के लोगों ने कभी तोप और बारूद देखी नहीं। अपने वालों के पास तो ये जो सांगाजी हैं और इनके पास में तो सिर्फ क्या थी? तीर, भाले, तलवार, धनुष वगैरह, ये और कुछ नहीं थी, सिर्फ क्या थी? तोप थी। तो बताते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ ना, तो इन तोपों के कारण से इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है? हार हो जाती है इब्राहिम की। बताते हैं कि इब्राहिम है वो मारा जाता है इसमें, इस युद्ध में इब्राहिम जो लोदी है वो मारा गया, और दिल्ली और आगरा पर किसका राज हो गया? बाबर का। अब दिल्ली पर शासन किसका हो गया? बाबर का। जो शक्ति का केंद्र, देखो उस समय शक्ति का केंद्र तो क्या हो गई थी? मेवाड़ रियासत हो गई थी। लेकिन बाबर के मन में यही था कि अभी कौन है? दिल्ली है, क्योंकि ये तो अभी यहाँ आए ही नहीं ना। तो ऐसा करके दिल्ली का जो सुल्तान कौन बन जाता है, अगला जो शासक कौन बन जाता है? बाबर बन जाता है। हार का कारण आपने देख लिया, इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी लेकिन इसके पास क्या थी? तोप और बारूद। इस युद्ध के बारे में अपन अभी डिटेल से पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा मैं। अब और इधर राणा सांगा जी इतने जीते हुए, अब बाबर आ चुका है यहाँ पर, अब दिल्ली पर किसका राज है? बाबर का, पानीपत के पहले युद्ध के बाद। और इधर राणा सांगा, उस समय उत्तर भारत का राणा सांगा की देखो क्या छवि थी, बताता हूं आपको। उत्तर भारत में जो शक्ति का केंद्र है वो दिल्ली ना होकर उस समय कौन था? मेवाड़। क्योंकि इधर महमूद खिलजी को हरा दिया, दिल्ली सल्तनत को ये 2 बार, दिल्ली जो दिल्ली है शक्ति का केंद्र, उसको 2 बार हराया हुआ, और पूरे राजपूताने में इसकी क्या थी? बहुत ही मजबूत पकड़ थी, और इतना लंबा चौड़ा एरिया। तो मेवाड़ क्या था? बहुत ही शक्तिशाली राज्य था उस समय का, जब बाबर दिल्ली पर आया। ठीक है, अब बाबर ने जैसे ही दिल्ली पर राज किया, दिल्ली को अपने अधिकार में लिया, तब बाबर की आंखें खुली। तब बाबर को पता चला कि भारत में टिकना है तो इस मेवाड़ को जीतना पड़ेगा। हमको तो पता ही नहीं था कि राणा सांगा इतना ताकतवर है क्या। अब होता क्या है, जैसे ही ये बाबर कर लेता है यहाँ पर, अब देखो अब जो राणा सांगा डिसीजन लेगा ना वो सारे गलत ही गलत होंगे। कैसे होंगे गलत, मैं आपको थोड़ा सा ये और बता दूं, फिर हम नोट्स पढ़ेंगे। अब देखो राणा सांगा जब यहाँ था, शासन कर लिया सारा, इसको भी पता चल गया कि अब यहाँ पर कौन आ गया? बाबर आ गया है। अब कुछ लोग तो बताते हैं कि भाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब युद्ध हो रहा था ना, तो इतिहासकार बताते हैं कि राणा सांगा को हेल्प करने जाना चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन एक बाहर का आकर भारत पर राज कैसे करेगा, ऐसा सोचना चाहिए था। लेकिन देखो ये इमोशनल बातें होती है, ऐसी राजनीति में सोची नहीं जाती। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही बाबर का यहाँ पर राज हुआ,
तब बताते हैं कि इसके जो राणा सांगा के मंत्री वगैरह थे ना, सेनापति, वो बोलते थे सांगा जी बाबर से संभल कर रहना पड़ेगा, बाबर अपने साथ एक ऐसी चीज लाया है, ऐसी मशीन लाया है तो उसमें से आग निकलती है, धमाके होते हैं, आग निकलती है और कई कई सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं। तो राणा सांगा इस चीज को सीरियस नहीं लेता है, कह रहे क्या हुआ, निकलती आग तो अपन देख लेंगे। और बताते हैं कि ये हर बात पर बोलता था कि हम राजपूत हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्या होगा बाबर के देख लेंगे। उधर लोधी को देख लिया, सारे दांत वहां तोड़ के भेजा था, इसको भी देख लेंगे। इसने कभी सीरियस लिया ही नहीं। अब इनको पता होना चाहिए कि भाई अपना शरीर भी हार्ड मांस का बना है, चाहे अपन कौन सी भी जाति से बिलोंग करें, और जब मार लगेगी तो सभी के चोट तो लगती है, सभी की मौत आती है कि नहीं। तो अब यही मेन कारण था। अब जब बाबर से युद्ध होता था, यहाँ के लोग कभी देखे हुए नहीं थे तोप और बारूद। अब आप सोचो कि तोप क्या छोड़ेगी, तोप तो दूर से ही हमला करेगी, सीधा ही गोला आएगा और गिरेगा, और गोला फटते ही सैकड़ों सैनिक एक साथ ही मारे जाएंगे, तो वो नजदीक ही नहीं आने देंगे सेना को, कैसे जीतेंगे। लेकिन राणा सांगा की यह सबसे बड़ी भूल थी कि उसने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। इसीलिए बताते हैं कि अब देखो, ये इतना ही पढ़ेंगे हम, यहाँ पर आगे की बात पढ़ेंगे, मतलब आगे पहले हम नोट्स का अध्ययन करेंगे। तो भी मैं बता दूं कि जब इनके बीच में युद्ध होता है ना, तो बताते हैं कि पूरा पूरा राजपुताना एक हो गया था जब बाबर से युद्ध हुआ। और राणा सांगा की इतनी विशालकाय सेना थी कि बाबर के पांव उखड़ने लगे सेना को देखकर। इसकी सेना डर गई थी, इसकी सेना को देखकर ही राणा सांगा की। पूरा राजपुताने की जितनी भी सेनाएं थी सारी की सारी राणा सांगा के साथ। और राणा सांगा की सेना जिस तरफ देखो सेना ही सेना, इतनी बड़ी सेना थी। और फिर भी इसके ये हार का जो मेन कारण है राणा सांगा की, वो यही रहेगी, यह जो तोप वगैरह थी ना, यहाँ के घोड़े थे, घुड़सवार लोग थे, उनके पास जो घोड़े थे वो घोड़े भी कभी तोपों के धमाके सुने हुए नहीं थे, तो वो भी बिदकने लगे उसकी आवाज को सुन सुन के, और अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, इतनी स्टोरी पढ़ ली हमने कि भाई बाबर आता है यहाँ पर और इब्राहिम लोदी से पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध होता है, ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध भी मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले एक बार यहां तक कि भाई इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और उसके बाद में बाबर यहां आने का ख्वाब देख रहा है, यहां आएगा और पानीपत का युद्ध होगा फर्स्ट। इतनी जो चीजें हैं वो हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब देखो काफी टाइम भी हो गया। पार्ट फर्स्ट भी पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, और पार्ट सेकंड भी तकरीबन आधा हो गया, और अभी भी हम स्टोरी ही सुन रहे हैं। तो चलो अब हम चलते हैं नोट्स पर। ये नोट्स, ये लो, ये आ गए नोट्स। ये नोट्स है ना, आपको वीडियो के साथ साथ लिखो तो आपकी इच्छा है, वरना आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ एज इट इज ऐसी की ऐसी ये हूबहू यही पीडीएफ आपको वहां पर देखने को मिलेगी, और इस वीडियो के लिंक के साथ ही वहां पर मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए जो वीडियो देख रहे हैं। और पार्ट 2 सीधा देख रहे हो तो भाई ये आपकी गलती, इसमें मैं कुछ नहीं करता, है ना। आपको पार्ट 1 पहले देखना चाहिए, उसके बाद में देखो पार्ट 2। अब ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, वहां से लिख लेना, और आपकी इच्छा हो तो यहां से लिख लो। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, राणा सांगा पार्ट 1 विथ 2, मतलब जो पार्ट 1 में स्टोरी सुनाई और जो पार्ट 2 में अभी तक सुनाई वो सारी की सारी इस पीडीएफ में। तो चलो पीडीएफ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए अपना टॉपिक है राणा सांगा और मुगल। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना सिलेबस में अपने, रिलेस राजस्थान एंड मुगल्स। इसमें पहला क्या है, सांगा पढ़ रहे हैं हम, सांगा का मुगलों के साथ क्या अटैचमेंट है। तो आइए नोट्स में पढ़ते हैं। राणा सांगा और मुगल। हमने मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत से संबंध में महाराणा कुंभा तक पढ़ लिया, इसके आगे अब ये लाइन भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी ताकि आपको मालूम रहे। जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ रहे हैं, पहले वीडियो जो सिलेबस डिस्कशन का डाला हुआ है वहां से कालीबंगा से हमारे साथ हैं, उनको मालूम है कि हमने कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया। अब जो नए जुड़ रहे हैं वो शुरू से देखें जाके वीडियो को, तो उनके बहुत ही है फायदा। अब बीच बीच में देख रहे हो ये आपकी गलती है भाई। पार्ट 1 से कम पार्ट 1 से तो देखो ही, यहां जाओ और राणा सांगा और मुगलों का जो पहला पार्ट है वहां से जरूर देखो। अब देखो, महाराणा कुंभा के बाद में राणा रायमल राजा बनता है। ये राणा रायमल का जो शासन काल है वो कितना है, 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक। और राणा रायमल का शिल्पी है अर्जुन, और राणा रायमल के दरबार में जो विद्वान थे वो थे गोपाल भट्ट और महेश। रायमल के 11 रानियां थी, 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। पुत्रों का क्रम, पहले नंबर पर सबसे बड़ा पृथ्वीराज, उसके बाद में जयमल और उसके बाद में राणा सांगा।
देखो जयमल एक दूसरी रानी से उत्पन्न था और पृथ्वीराज और राणा सांगा इनकी माँ एक ही थी, अर्थात ये दोनों सगे भाई थे और इनकी माता का नाम था रतन कुंवर। ठीक है। और पृथ्वीराज और राणा सांगा के एक सगी बहन भी थी, उसका नाम था आनंदाबाई। ठीक है। यह आनंदाबाई है वो सिरोही के जो आपके था जैतमल जो देवड़ा नाम था ना उसका, उसके साथ इसकी क्या की हुई थी, शादी की हुई थी। पता है ना आपको, मैंने लिखा था वहां पर, आपको बताया था जगमाल देवड़ा, जैतमल नहीं जगमाल, जगमाल देवड़ा जो सिरोही रियासत का था उसके साथ इस आनंदाबाई की शादी की हुई थी। और वही जगमाल देवड़ा फिर पृथ्वीराज को क्या देता है, विष देता है। ठीक है। आगे सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखो राणा रायमल के ये 3 पुत्र, भाई 11 पुत्रों में से इन 13 पुत्रों में से 3 का जिक्र है, बाकी का कुछ खास है ही नहीं। पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, जिसका नाम है राणा सांगा, नाम से ये फेमस होगा। संग्राम सिंह नाम था और राणा सांगा नाम से पॉपुलर हुए। अब देखो कुछ तो बताते हैं कि जो ये सारंग देव था ना, ये पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह का चाचा था, अर्थात राणा रायमल का भाई था। और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो ये सारंग देव था ना, वो राणा रायमल का चाचा था। राणा रायमल का चाचा हुआ तो पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह का क्या हो गया, दादा हो गया। जो भी हो, अब देखो उत्तराधिकार के लिए युद्ध कौन करेंगे, पृथ्वीराज और जयमल हो गए एक, और सारंगदेव और संग्राम सिंह भी क्या हो गए, एक। ये सारा स्टोरी में समझाया हुआ है, बार बार समझाने की जरूरत ही नहीं है। पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के नाम से फेमस था। इसकी पत्नी का नाम ताराबाई था, इसके घोड़े का नाम साहण था। ताराबाई है वो टोडा के सुल्तान की पुत्री थी। टोडा के सुल्तान ने जयमल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी इस जयमल की। और पृथ्वीराज ने ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। इस ताराबाई के नाम पर ही अजमेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया, तारागढ़ रख दिया। ठीक है। अब देखो ये जयमल की हत्या को लेकर 2 प्रसंग आते हैं, वो मैंने बता दिया। एक तो बताते हैं कि ताराबाई के प्रति ये जयमल खराब नजर रखने लग गया, तब ताराबाई ने इसे मौत के घाट उतार दिया। जैसे पृथ्वीराज की मृत्यु हुई ना, उसके बाद में जयमल ने ताराबाई को खराब नजर से देखना शुरू कर दिया, तो ताराबाई ने इसकी गर्दन उड़ा दी। और कुछ बताते हैं कि जो ये सुल्तान था ना, सुल्तान की बेटी थी ताराबाई, तो सुल्तान ने इसकी गर्दन उड़ा दी। तो ये बात है। अब देखो एक बार ऋषि द्वारा राणा सांगा के भाग्य में राजा होने की घोषणा करने पर पृथ्वीराज ने राणा सांगा की आंख फोड़ दी। बीमल गांव की चारण पुजारी ने भी राणा सांगा के राजा बनने को लेकर कहा। राणा सांगा ने अजमेर के करमचंद के पास शरण लेकर अपना अज्ञातवास निकाला। पृथ्वीराज व राणा सांगा की सगी बहन आनंदाबाई का विवाह सिरोही रियासत के जगमाल देवड़ा के साथ राव जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज को जहर दिया। ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है और उसमें से मेन फैक्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखे। अब यहाँ पर मैं पूरी कथा लिख दूं, उससे क्या मतलब, आपके समय का बचाव होना चाहिए ना, आपका समय खराब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रायमल ने मेवाड़ में राम, शंकर और समया संकट नामक 3 तालाबों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ में है। अब देखो महाराणा संग्राम सिंह जो राणा सांगा के नाम से फेमस थे, उनके बारे में 1509 से 1528 ईस्वी तक इनका है शासनकाल। जन्म हुआ था इनका 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को, राज तिलक हुआ 24 मई 1509 को और मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। तो ये चीज है। रायमल का चाचा, रायमल कौन था, राणा सांगा और इनके पिताजी। तो रायमल का चाचा बताया हुआ है कहीं कहीं इसको, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। रायमल का चाचा सारंगदेव, वे क्षेमकरण का पुत्र सूरजमल खुद को मेवाड़ का उत्तराधिकारी मानते थे। अब देखो उत्तराधिकार के वो युद्ध की कहानी सुनाई हुई है, पार्ट 1 में जाकर पढ़ो। सभी में संघर्ष होता है। चारण जाति की महिला पुजारिन द्वारा राजा बनने की भविष्यवाणी करने पर उसके भाई उसको मारना चाहते हैं। जो पृथ्वीराज और जयमल होते हैं वो राणा सांगा को मारना चाहते हैं। तो राणा सांगा जान बचाकर राजसमंद के पास सेवंतरी गांव के रूपनारायण मंदिर में पहुंचता है। यहाँ राठौड़ बिदा सांगा की सहायता करता है, वे मारा जाता है। कौन, राठौड़ बिदा यहाँ मारा जाएगा। और ये क्या करता है, जो राणा सांगा की सहायता किस प्रकार करता है कि जो पीछे पृथ्वीराज और जयमल ने सैनिक छोड़े थे ना, उन सैनिकों को रोक कर उनसे लड़ता हुआ ये शहीद हो जाता है। तब तक सांगा आगे भाग जाता है। तब सांगा अजमेर के करमचंद पंवार के पास शरण लेता है। पृथ्वीराज सारंगदेव को भी मार देता है। अब देखो राणा सांगा तो भाग गया, लेकिन सारंगदेव पीछे था, जो रायमल का चाचा। ठीक है। अब सारंगदेव चूंकि क्या करता था, हर बात पर राणा सांगा की साइड खींचता था। तो कहता कि चल वो तो पता नहीं कहाँ भाग गया, तू तो पीछे है, तेरे भी मन में राजा बनेगी। तो पृथ्वीराज सारंगदेव को मार देता है। और 1509 से पहले पृथ्वीराज व जयमल दोनों की भी क्या हो जाती है, मृत्यु। क्योंकि पृथ्वीराज को तो इसका जीजा दे देगा जहर और जयमल को पीछे ताराबाई मार देगी।
तो ये दोनों की भी हो गई डेथ। अब 3 नंबर वाला एक ही बचा, सांगा। अतः एकमात्र विकल्प सांगा है, वो शासक बनता है। आगे बात समझ, जिसने स्टोरी सुन ली ना पार्ट 1 से जाके, उसको तो सारा समझ में। अब देखो राणा सांगा के शासक बनने के बाद मेवाड़ की स्थिति क्या है, ये जो मैंने आपको मैप में समझाई, ये सारी की सारी यहाँ पर देखो। गुजरात का उस समय शासक था महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़े के बाद बना था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह के बाद में बना बहादुर शाह। और राणा सांगा का ये कार्यकाल, अब देखो कार्यकाल में ऐसा है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 1509 से 1527, और यही एक्चुअल में आप राइट मानना, क्योंकि कुछ लोग इसको मानते हैं 1528। क्यों मानते हैं? क्योंकि मृत्यु कब हुई राणा सांगा की? 1528 में। तो मृत्यु से नहीं, अपने को शासन से मतलब है। शासन कब रहा? तो 27 तक रहा। इसके बाद में जो ये मालवा है, ये एमपी में है। मालवा का जो शासक कौन था जब ये शासक बना राणा सांगा? तो नासिरुद्दीन खिलजी था यहाँ का शासक, और उसके बाद में महमूद खिलजी सेकंड बनता है यहाँ का शासक। और महमूद खिलजी सेकंड का जो दरबारी जो सरदार था वो हिंदू कौन था? मेदिनी राय। और महमूद खिलजी सेकंड के साथ इसका सिर्फ एक ही युद्ध है। दिल्ली का शासक कौन था जब राणा सांगा गद्दी पर बैठा? सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी बनता है, और इब्राहिम लोदी से इसके कितने युद्ध होते हैं? 2 युद्ध होते हैं। आ गई बात समझ में? अब शासक बनने के बाद में राणा सांगा क्या करता है? करमचंद जो इसके ससुर थे, जिन्होंने इसको बेटी दी और इसको अज्ञातवास में शरण भी दी, उन अजमेर वाले करमचंद को ये रावत की उपाधि दी, ठीक है, और उस साइड का सारा एरिया भी इनको सौंप दिया, दिल्ली तक का। अब देखो ये मेदिनी राय है। मेदिनी राय के बारे में भी तो हमने पढ़ा था। मेदिनी राय जब राणा सांगा के पास शरण लेने आता है, तो राणा सांगा एमपी की चंदेरी और झालावाड़ की गागरोन रियासत इसे देता है। रियासत या इसको जागीर बोलो, जागीर शब्द ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। रियासत तो पूरी मेवाड़ रियासत हो गई, उसके अंदर जागीरें थी, तो ये जागीर देता है, जागीर लिख लेना यहाँ पर। अब देखो युद्ध होते हैं, युद्धों का ये सारा लिखा हुआ 15, 17, 18 और 19 3 युद्ध। खातोली का युद्ध, खातोली मैंने बता दिया बूंदी रियासत में, और वर्तमान में खातोली कोटा में है। तो इसमें सांगा विजित होता है। ये सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी जो ये लड़ाई है वो। उसके बाद में वापस सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होगा, लेकिन इस बार इब्राहिम लोदी यहाँ पर नहीं आएगा। लोदी ने मियाँ हुसैन व मियाँ माखन को भेजा था, और ये युद्ध 1517 में हुआ, और ये कहाँ हुआ? 1518 में हुआ। ये बाड़ी है वो कहाँ पर है? धौलपुर में है। और इन दोनों युद्धों में विजेता कौन रहता है? राणा सांगा। इस प्रकार 2 बार इब्राहिम लोदी को किसने हरा दिया? राणा सांगा ने। इन दोनों को अटैच करके याद रख लेना। अब देखो गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध होगा सांगा के और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में, और सांगा इसमें रहता है विजित। खिलजी सेकंड को बना लिया बंदी, बाद में वापस छोड़ दिया, व्यवहार अच्छा किया, बेटे को इसके गिरवी रख दिया। ये सारी बातें आपको समझाई हुई। और देखो शासक बनने के बाद में ईडर है, ईडर गुजरात में, वहां का शासक था राव भाण। राव भाण की मृत्यु होने पर सूर्यमल शासक बना, लेकिन सूर्यमल की मृत्यु हो गई तो रायमल का अधिकार था, लेकिन भीम ने इसे भगा दिया और भीम खुद शासक बन गया। लेकिन भीम भी थोड़े दिन ही जीवित रहा, फिर बारमल बन गया। तब रायमल को यह बात सहन नहीं हुई कि चाचा बन गया, पीछे ये चाचा का लड़का भी बन गया, तो रायमल भाग के जाता है राणा सांगा के पास में। राणा सांगा तो इतना ही वेट कर रहा था कि कोई गुजरात साइड का है तो इधर भी बॉर्डर लॉक करें सेफ्टी के लिए, ये अभी बताया पार्ट 2 में मैंने आपको। तो राणा सांगा क्या करता है? रायमल से राणा सांगा ने अपनी पुत्री का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। एक तो रायमल को अपनी बेटी दे दी। पहले तो आया तो बोले शरण चाहिए कि ये ले शरण, ये ले मेरी बेटी, अब मैं जीतता हूँ इस ईडर को, अपने अधीन लेता हूँ और तुम बन यहाँ का राजा। और अंत में ईडर का शासक भी इसे बना देता है। तो ये थी अभी तक की सारी कहानी, ये 3 पेज की PDF और ये सारी की सारी कहानी जो यहाँ नोट्स में समझाई हुई है। कहाँ तक? जो ये इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था और इसे 2 बार किसने हरा दिया? राणा सांगा ने। और अब राणा सांगा का 1521 से 1526 तक क्या चलेगा? स्वर्णकाल चलेगा। और इधर से बाबर ने शुरू कर दी आने की तैयारियां। अब बाबर कैसे आएगा, बाबर क्या क्या बोलता है, अभी मैंने बता तो दिया, तुझू के बाबरी में 11-12 साल का शासक बना, स्टोरी सुनाई। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में बाबर को लाएंगे भारत में, अच्छे से करवाएंगे इसका इब्राहिम लोदी से युद्ध, और उसके बाद में बाबर की करेंगे यहाँ पर सत्ता की स्थापना, फिर बाबर और सांगा के बीच में अगले पार्ट में कराएंगे युद्ध। और इस प्रकार से कहानी इतने ही आनंद के साथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना,
और वही जो लाइनें आप लिखते हो कमेंट बॉक्स में, उन्हीं से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और आगे का वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।